हाँ जी, नमस्कार। सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक्सीड के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, एएनएम के प्लेटफॉर्म पर सभी मेरी प्यारी बहनों को हार्दिक अभिनंदन। पहले तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है और 100% क्रैक करना है, और क्रैक करेंगे तभी आप एक अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। ध्यान देना, बड़े मेहनतों के बाद, बड़े इंतजार के बाद ये वैकेंसी है। छोड़ना कतई नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे अटेम्प्ट करके उस पोस्ट तक बैठ ही जाना है। सो पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, जल्दी से रिप्लाई देना, सुनना ध्यान से, कमेंट फिर करना। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। अधिकांश जो गलती होती है ना, वो क्वेश्चंस को पढ़ने से होती है। तो लिखा है, किसी भी घायल अवस्था, किसी भी घायल अथवा बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसे बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास को क्या कहते हैं। एक पेशेंट है जिसका मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है, और उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले आप जो इंटरवेंशन करेंगे, आप अपने द्वारा जो भी प्रतिक्रिया करेंगे, उसको क्या कहेंगे? जल्दी बताइएगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या कहेंगे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा लॉजिकल चलते रहना बच्चों। पॉइंट लिखा है, पहला प्राथमिक चिकित्सा, दूसरा लिखा है शल्य चिकित्सा, तीसरा लिखा है गहन चिकित्सा, और चौथा लिखा है वैकल्पिक चिकित्सा। राइट आंसर क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट। किसी भी पेशेंट को इंजरी हो गई है तो उस पेशेंट को घर से हॉस्पिटल मतलब अस्पताल तक पहुंचने से पहले यहां पर जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यहां पर जो उस पेशेंट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को क्या कहेंगे? पॉइंट लिखा है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, समझ रहे ना। सो इस प्रयास को क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सीधे से शब्दों में अपन उसको प्राथमिक चिकित्सा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राथमिक। अच्छा, एक पॉइंट आपको इसी नाम के अंदर आपको एक देखने को मिलेगा, क्या प्राथमिक ही क्यों बोलते हैं इसको? प्राइमरी इंग्लिश में अपन क्यों बोलते हैं? तो ध्यान देना, जब भी कोई पेशेंट ऐसी कंडीशन में हो जो डेंजरस कंडीशन का पार्ट हो, तो जनरली उस पेशेंट को बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करते हैं अपनी तरफ से। जो हमारा पहला प्रयास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी केयर, ठीक है ना, या प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है ना। अच्छा, प्राथमिक चिकित्सा नर्सिंग वाला भी दे सकता है, नॉन नर्सिंग भी दे सकता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बार हमारे कहीं कट लग जाता है तो उस कट को कवर करने के लिए हमारी माताजी मतलब मम्मी जी क्या करती है? उस पर कुछ लगा देती है ताकि ब्लड ज़्यादा ना निकले। तो जनरली उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने फर्स्ट एड दे दिया उसका, ठीक है ना। तो याद रखना, प्राथमिक चिकित्सा। ये शल्य चिकित्सा है ना, इसको बोलते हैं एनेस्थेसिया, मतलब बेहोश करना। एनेस्थेसिया इसका मतलब होता है बेहोश करना। क्या करना? बेहोश करना, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर बनेगा वो है ए। अगला पॉइंट में चलो बालिकाओं, अगले पॉइंट में चलो। प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य होता है? आपको लक्ष्य बताना है कि भाई क्यों देते हैं ऐसा, का क्या कारण है। खाना खाते हैं तो उसका भी तो कोई लक्ष्य होता है ना, खाना खाते हैं क्यों खाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आ गया कि प्राथमिक चिकित्सा हम देते हैं तो क्यों देते हैं, क्या कारण है। पॉइंट बनता है, एग्जाम में भी आ सकता है। जल्दी बताइएगा भाई, कमेंट करके बताओ भाई, सभी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस भाई, वेल परफॉर्मेंस। आपको बताना है, चलो अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरी बात को सुनना, उसको बताना। हम खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं, क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा ना। हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ क्यों खाते हैं। हाँ, एनर्जी के लिए। बहुत बढ़िया, किसके लिए? एनर्जी के लिए। तो भाई हम खाना खाते हैं
हमारी बॉडी को एनर्जी मिले इसलिए। तो यहाँ पर भी जो प्राथमिक चिकित्सा है ना, उसका भी कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होता है। क्या होता है? लक्ष्य जरूर होता है। तो ध्यान देना, क्या लक्ष्य होता है? पहला लिखा है घायल व्यक्ति की जान बचाना। तो भाई जान बचाने से बड़ा क्या लक्ष्य हो सकता है क्या नहीं? दूसरा, बिगड़ी हालत से बाहर निकालना। तो बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत डेंजरस कंडीशन में है पेशेंट, और हॉस्पिटल जब तक ऐसी कंडीशन में लेकर जाएंगे तो मर जाएगा, हो सकता है डेथ हो सकती है। बहुत बार होता है ना, चोकिंग हो जाती है, वजह से बच्चे क्या करते हैं, कुछ खाते खाते कुछ निगल जाते हैं और यहाँ फंस जाता है, सांस रुक सकता है जब तक हॉस्पिटल लेकर जाओ तब तक। तो फर्स्ट एड देना उसको बहुत ज़रूरी होता है, और वो फर्स्ट एड उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्या नहीं? फायदेमंद होता है। तो बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, ये भी काम हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य सुधार में बढ़ावा देना। भाई फर्स्ट एड देंगे तो स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट आएगा, हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पर जवाब तो सारे के सारे सही है, इसलिए राइट आंसर करेंगे उपरोक्त सभी। ठीक है ना? राइट आंसर क्या करेंगे? उपरोक्त सभी, मतलब ये सारे के सारे सही है। ठीक है ना? राइट आंसर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेशेंट को सेव कर रहे हैं। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, इसको हम फर्स्ट एड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड, प्राइमरी केयर। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या है? पॉइंट बनता है, सबसे खास है ये, तो इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लो। इसका एक कॉन्सेप्ट एग्जाम के अंदर 100% आएगा, 100% आने के चांस है, ट्रिपल स्टार लगा लो। लिखा है प्राथमिक चिकित्सा में, ये एबीसी है क्या? भाई जल्दी से बताओ, एबीसी क्या है? इंपॉर्टेंट है। पहला लिखा है एयरवे, मतलब श्वास नली की जांच। दूसरा लिखा है ब्रीथिंग, मतलब सांस की जांच। और तीसरा लिखा है सी सर्कुलेशन, रक्त संचार की जांच। और लास्ट लिख रहा उपरोक्त तीनों की संयुक्त जांच करना। इन तीनों को एक साथ चेक करना। क्या होगा जल्दी बताइएगा? एबीसी का मतलब क्या होता है? आपको ये सिनेरियो जो बता रहा हूं बच्चों याद रखना, जब भी कभी पेशेंट आता है ना, तो उसकी प्राथमिकता के आधार पर, किसके आधार पर? प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर हम उसको ए, बी, सी और डी में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? ए का मतलब होता है इंग्लिश में एयरवे, एयरवे का मतलब होता है पाथवे। एयरवे का मतलब क्या है? पाथवे। अब किस चीज का पाथवे? पाथवे का मतलब होता है बच्चों रास्ता। किस चीज का रास्ता? ये सांस लेना ना, यहां से यहां तक, ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लीन। जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं ना, वैसे ये चलना चाहिए कि यहाँ से हमने सांस लिया, वो लंग्स तक पहुंच गया, और लंग्स के अंदर जो एयर थी वो बाहर इन्वायरमेंट तक आ गई। हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है हिमांशी कमल। तो ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझ में आया? ऐसे एयरवे, एयरवे किसको बोलते हैं? नोज के इस पार्ट से लेकर हमारे लंग्स की सबसे छोटी सेल, जिसको हम बोलते हैं वायु कुपिका, एल्वेलाई, वहां तक का जो रास्ता है ना, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्दियों में होता है ना, कि आप देखना चाहते हैं, इतनी धुंध होती है, इतना ज़्यादा कोहरा होता है कि जनरली 10 मीटर आगे भी नहीं देख पाते, होता है ना। बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सॉलिड सबस्टांस नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो, बी से क्या होता है? बी से होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग को बोलते हैं सांस। ये घर वाली सांस नहीं है पता चले सांस हम बाहर छोड़ते हैं और सांस को हम बाहर से अंदर खींचते। तो भाई इसको घर वाली सांस मत समझना कि सांस को बाहर छोड़ो फिर सांस को अंदर करो, सांस बड़बड़ा जाएगी। क्लियर है ना? तो ध्यान देना, ये सांस कौन सी है? ये है जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसको बोलते हैं हम रेस्पायरेशन। वो वाला रेस्पायरेशन नॉर्मली चलना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मली चलना चाहिए। तीसरा लिखा है सी, सी का मतलब है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन किससे पता चलेगा? पल्स देखोगे आप उसकी। क्या देखोगे? पल्स। आप उसकी बीपी देखोगे,
ठीक है ना। पल्स देखोगे आप, बीपी देखोगे, उससे पता चल जाएगा कि उसका पल्स चल रहा है, मतलब सर्कुलेशन नॉर्मल है, ठीक है ना। अगला आता है डी। डी का मतलब क्या होता है तो सुनना ध्यान से। डी का मतलब होता है डिसएबिलिटीज। इंग्लिश में लिख रहा हूं डिसएबिलिटी, मतलब कुछ ना कुछ तो उसकी बॉडी के अंदर नुकसान हुआ है, उन चीजों को आप इसमें ऐड करेंगे डिसएबिलिटीज में। किसमें? डिसएबिलिटीज में। डिसएबिलिटी का मतलब है कोई ना कोई तो ऐसी चीज हुई है, यहां पर आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराओ उसकी। तो ये चार तीन चीजें है ना, ये तो ज्यादा पूछी जाती है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। डिसएबिलिटी फिर भी नहीं पूछी जाती, ठीक है ना। पर चौथा ऑप्शन अगर पूछ ले तो याद रखना डिसएबिलिटी, ये तीनों एक साथ आएंगे, ए बी सी, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। अब आपको अगर पूछा जाए कि बताइए ब्रीथिंग क्या होती है तो बता सकते हो ना, सांस को बाहर निकालना और सांस को बाहर से अंदर खींचना, ठीक है ना। अगर पूछा जाए, अगर बच्चों पूछा जाए एयरवे, एयरवे का मतलब क्या है? एयरवे का मतलब है नोज से एल्वेलाई, वायु कुपिका, उसको हम बोलते हैं एयरवे, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, यहाँ जवाब डी होगा, यहाँ जवाब क्या होगा? डी। अगला पॉइंट आओ, किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला सीमित उपचार क्या कहलाता है? सीमित उपचार मतलब वो लिमिटेड केयर ही दे रहा है, थोड़ा बहुत केयर दे रहा है, जितना डॉक्टर साहब देंगे उतना नहीं दे रहा। तो आपको पूछा है कि किसी यहां पर चोट लगने के बाद अप्रशिक्षित, मतलब वो इतना नॉलेजफुल नहीं है, इतना नॉलेजफुल व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, द्वारा किया जाने वाला सीमित उपचार कहलाता है। मैसेज करके बताओ जल्दी से क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट होगा कॉन्सेप्ट एग्जाम के अंदर, क्या कहलाता है जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा। पहला लिखा सरल उपचार, दूसरा लिखा प्राथमिक उपचार, तीसरा लिखा नैदानिक उपचार और चौथा लिखा वैज्ञानिक उपचार। तो देखो साइंटिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, वैज्ञानिक उपचार मतलब साइंटिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है। नैदानिक का मतलब होता है, नैदानिक हम उसको बोलते हैं जब पेशेंट की रिकवरी के बेस पर हो कि पेशेंट पूरा उसी से ठीक हो जाएगा, तो नैदानिक उपचार कौन देगा? डॉक्टर देगा, ठीक है ना। एंटीबायोटिक देगा, एंटीबायोटिक को हम नैदानिक उपचार में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नैदानिक उपचार में क्या आता है? एंटीबायोटिक्स आती है बच्चों, क्या आती है? एंटीबायोटिक्स। और रेजिमेन आगे लगा दो, रेजिमेन का मतलब होता है ग्रुप, रेजिमेन का मतलब होता है ग्रुप, एक दो नहीं, तीन चार ड्रग का एक ग्रुप, दो और दो से ज्यादा ड्रग का ग्रुप, उसको इसके लिए लगता है रेजिमेन, ठीक है ना। यहां पर नैदानिक हो गया, वैज्ञानिक नहीं आएगा, सरल उपचार और प्राथमिक उपचार। यहां पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे? प्राथमिक उपचार। मैंने आपको क्या कहा था कि जो प्राथमिक उपचार है फर्स्ट एड, वो प्रशिक्षित भी दे सकता है और अप्रशिक्षित भी। जैसे कि ब्लीडिंग होती है तो मदर को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, पर फिर भी वो ब्लड को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर कर लेती है, करती है कि नहीं? बस वो कौन सा उपचार है? प्राथमिक उपचार है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ, प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति में इनमें से कौन सा गुण होते हैं? तो सब्जेक्ट का नाम तो समझ ही गए होंगे किसके बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट एड के बारे में क्वेश्चन है सारे। आपको बताना है प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति में इनमें से कौन से गुण होते हैं। पहला विवेकशील होना चाहिए, दूसरा युक्तिपूर्ण होना चाहिए, तीसरा व्यवहार कुशल होना चाहिए और चौथा लिखा है उपरोक्त सभी। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट करके बताइए और क्लास को लाइक कर दो भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया हिमांशी, बेहतरीन बच्चा भाई, सभी का बेस्ट परफॉर्मेंस है और मेरी गारंटी है जितने टाइम तक क्लास ले रहे हैं ना, आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर निकाल कर देंगे। प्राथमिक उपचार वाले व्यक्ति में गुण क्या होना चाहिए? तो देखो पहला लिखा है विवेकशील होना चाहिए। सुनना क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे ब्लड देखते हैं ना, खुद को चक्कर आने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, दुनिया घूमने लगती है, खुद घूमने लगती है, और पेशेंट तो गिरता है, वो खुद भी गिर जाता है, होता है क्या नहीं? तो विवेकशील होगा, कंडीशन को समझेगा, कंडीशन को एडॉप्ट करेगा और कंडीशन के ऊपर काम करेगा, तो उसको थोड़ा तो विवेकशील होना चाहिए।
चाहिए, ऐसा नहीं कि कंडीशन देखकर खुद ही भड़बड़ा जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही है। युक्तिपूर्ण मतलब जो कर रहा है वो परफेक्ट करना चाहिए। युक्तिपूर्ण कहाँ, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा कर रहा है, वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, मान लीजिए एक्स एक्टिविटी कर रहा है, तो एक्स एक्टिविटी करके वो ब्लड को रोक सकता है, तो युक्तिपूर्ण हुआ। इसके अलावा व्यवहार में कुशल होना चाहिए। पता चले अदर पेशेंट जोर जोर से रो रहा है और उधर काम करने के लिए पेशेंट जो प्रशिक्षित बंदा है, फर्स्ट एड दे रहा है, वो इरिटेट हो रहा है और जनरली उसको थप्पड़ मार रहा है, तो जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यवहार में कुशल होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मतलब राइट आंसर यहाँ भी क्या जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम क्या देखना चाहिए। बहुत ही गजब पॉइंट है। सर्वप्रथम क्या देखना चाहिए, जो पेशेंट का फर्स्ट एड दे रहा है, जो पेशेंट को फर्स्ट एड दे रहा है, उसको क्या देखना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, देखो कोशिश आपको करना है बच्चों, थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट लगाइए, कोशिश करिए, क्योंकि बड़ी मिन्नतों के बाद में वैकेंसी आई है और वैकेंसी के अंदर खाली हाथ ना नहीं रहना है, किसी भी कंडीशन में नहीं रहना है। तो थोड़ा सा आप अपना एफर्ट लगाकर टारगेट को अचीव कर सकते हो, समझ रहे हो ना। सो कोशिश करिए थोड़ा सा। सो लिखा है, क्या करेंगे, पहला लिखा है श्वसन गति, हम उसके रेस्पायरेशन की रेट को देखेंगे। श्वसन गति का मतलब रेस्पायरेशन रेट। दूसरा लिखा है बच्चों रक्त स्त्राव मतलब ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को देखेंगे। तीसरा लिखा नाड़ी परीक्षण मतलब पल्स चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे। और लास्ट लिखा ये सभी। तो भाई जिस पेशेंट के अंदर आप फर्स्ट एड दे रहे हो, प्राथमिक उपचार दे रहे हो, उस व्यक्ति में सर्वप्रथम इनमें से कौन सी चीज पर फोकस करेंगे, पॉइंट बनता है इंपॉर्टेंट। अब पता है ऐसे पॉइंट आते हैं ना, तो आप सीधा सा पॉइंट यहां पर लिखो प्रायोरिटी। क्या, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब है प्राथमिकता, प्राथमिकता। आप प्राथमिकता किसको दोगे, आप प्राथमिकता उसको दोगे जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से, उन सभी चीजों को प्राथमिकता दोगे जिनकी वजह से पेशेंट की जान जा सकती है, ठीक है ना। जिसमें क्या जाने के डर हो, जान जाने का डर हो, जान जाने का डर हो। अरे वो अजय देवगन वाली जान नहीं, जान का मतलब है डेथ होने का डर हो, क्लियर है ना, बस वो उसका ध्यान रखना है, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट। तो श्वसन गति, कौन सी, श्वसन गति, रेस्पायरेशन रेट, इसके अलावा रक्त स्त्राव और नाड़ी परीक्षण। तो यहां पर अगर सबसे ज्यादा देखेंगे ना तो एक ही चीज कारण बन रही है, वो है ब्लीडिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया होगा बच्चों। क्या होगा, हाइपोवोलेमिया। अच्छा इसका मतलब क्या है, तो सुनो, हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड है। कितना है, 5 लीटर, जो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। अगर इसका अमाउंट कम होता है और बहुत ज्यादा कम होता है तो भाई सिस्टम तक सप्लाई कैसे पहुंचेगी, पहुंचेगी क्या। बहुत बार शादियों में होता है ना कि बहुत सारी मिठाई बनाई, बहुत सारी मिठाई बनाई, पर क्या हुआ कि आधे बाराती आए, आधे बारातियों ने खाना खाया, तब तक मिठाई खत्म हो गई। तो दुकान वालों को आसपास में से सारी दुकान वालों से जितनी मिठाई थी सब लाना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हाइपोवोलेमिक क्या होता है, जनरली मिठाई कम हो गई थी, उस कंडीशन में जो जिनके घर शादी थी उनकी हार्ट बीट बढ़ गई कि अब इतने सारे लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे। ऐसा ही होता है बॉडी के अंदर भी, जब ब्लड का अमाउंट कम हो जाता है तो बॉडी भी सोचती है अब इतने सारे सेल को कैसे सप्लाई देंगे, और सप्लाई अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाएगी तो सेल डैमेज हो जाएगी और बाराती रुट जाएंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर याद रखना हाइपोवोलेमिया हो सकता है और हाइपोवोलेमिया से पेशेंट शोक की कंडीशन में जा सकता है, शोक, ठीक है ना। तो बड़ी डेंजरस कंडीशन है, मतलब डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो यहाँ पर अगर सबसे
ज्यादा अटेंशन देंगे तो रक्त स्त्राव पर देंगे। किस पर देंगे? रक्त स्त्राव पर हम सबसे ज्यादा अटेंशन देंगे। अगला पॉइंट देखो, एक एक पॉइंट बच्चों ध्यान देना। मैं आपको ये नहीं है, आपका सिलेबस है ना बहुत छोटा सा है, और आपका सिलेबस मुश्किल से 50 से 100 क्लासों में कंप्लीट कर दूंगा। 50 से 100 क्लास, और 100 क्लास भी कितनी देर की? मुश्किल से 20 से 25 मिनट की क्लास लूंगा पर डे। 20 से 25 मिनट, मतलब आपको कितना पढ़ना है? बहुत ही लिटिल बिट पढ़ना है बच्चों। उतना सा याद कर लोगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा। 1000-2000 क्लासें नहीं देने वाला, समझ रहे हो ना? बस बहुत ही कम क्लासों के अंदर मैक्सिमम सिलेबस निकाल लाएंगे। अगला लिखा है बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सक रोगी को गंभीर स्थिति से बचने के लिए और अधिक गंभीरता पैदा होने से पूर्व सबसे पहले कार्रवाई करेगा। बताओ क्या कार्रवाई करेगा? प्राथमिक चिकित्सक रोगी को गंभीर स्थिति से बचने के लिए, कि पेशेंट कहीं डेंजरस कंडीशन में ना चला जाए, और अधिक गंभीरता पैदा होने से पूर्व, कि ज्यादा डेंजरस कंडीशन में जाए इससे पहले ही, सबसे पूर्व पहली कार्रवाई क्या करेगा? बताओ। अगर आप ऐसे बंदे के पास खड़े हो जिसका एक्सीडेंट हो गया है, अब आप उसके लिए ऐसा क्या करेंगे कि पेशेंट ज्यादा डेंजरस कंडीशन में ना जाए और पेशेंट की डेथ भी ना हो? आप उस जगह खड़े होकर क्या करेंगे? आप खुद अपने ऊपर सोचेंगे ना, डेफिनेटली आपको इसका जवाब आपके पास होगा। और अगर आप एक रिटर्न के बेस पर सोचेंगे ना, कहाँ पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आ गया तो कर देंगे, तो ध्यान देना उसमें बड़ा बवंडर हो जाता है जी। आप सोचिए कि अगर ऐसी कंडीशन में आप है खड़े हैं और आपके पास पेशेंट है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? पहला लिखा है, आसपास के लोगों को एकत्रित करेंगे, कि जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाएंगे, उन सबको इकट्ठा करेंगे। तो क्या सही है? दूसरा, दुर्घटनाग्रस्त रोगी को चोट के स्थान पर पट्टी बांध देंगे। तो जो पेशेंट को इंजरी हुई है वहां पर मल्लम पट्टी करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर को बुलाएंगे, और लास्ट लिखा है, रोगी को अस्पताल ले जाएंगे। फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट है, तो फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर पेशेंट को, रोगी को आप अस्पताल ले जाएंगे, पर आप अस्पताल ले जाने से पूर्व पेशेंट को आप क्या कर सकते हैं? दुर्घटनाग्रस्त रोगी को चोट के स्थान पर पट्टी बांध सकते हैं। ये प्रायोरिटी आएगी, ध्यान देना, ये क्या आएगी? प्रायोरिटी आएगी। अब यहां पर है ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर आपको इन चारों में से सेलेक्ट तो एक ही करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट जबरदस्त होगा। अब देखो, जब भी दुर्घटनाग्रस्त कोई भी होता है, देखा है ना, किसी स्कूटी पर जा रहे हैं बंदे, या बुलेट पर जा रहा है बंदा, गिर गया तो आसपास वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है, सारे भागकर खुद ही आ जाते हैं, है क्या नहीं? तो ये तो कहीं ना कहीं नहीं करेंगे, आसपास के लोगों को एकत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि खुद ही हो जाएंगे। दूसरा, दुर्घटनाग्रस्त रोगी के चोट के स्थान पर पट्टी बांध देंगे, ये अपन कर सकते हैं। डॉक्टर को बुलाएंगे, तो भाई डॉक्टर को वहां पर हम बुलाएंगे, पहले पेशेंट को सड़क के पास में लेटा कर दिखाएंगे, फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, तो भाई ये भी गलत हो जाएगा। रोगी को अस्पताल ले जाएंगे, तो पहले आप उसको फर्स्ट एड तो दे दो, पहले आप उसको, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसके हो सकता है कंकर यहाँ पर धसा हुआ पड़ा है, आप उसको क्लीन तो कर दो, है ना? पेशेंट के नाक के अंदर मिट्टी जा रही है, तो पहले आप उसको सीधा पोजीशन में तो लेटा दो, वो भी फर्स्ट एड ही कहलाता है। ध्यान देना, जो पेशेंट जब एक्सीडेंटल सिचुएशन में जाता है ना, तो मान लीजिए जिस पोजीशन में वो लेटा उसको आप सीधा भी कर रहे हैं ना, तो वो फर्स्ट एड कहलाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट देखो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? हर एक कॉन्सेप्ट आपके गवर्नमेंट चयन के लिए है, ठीक है ना? खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है, स्प्लिंटर बोलते हैं। खपच्चियों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए, और रोगी को सीधा रखने के लिए। क्या होगा राइट आंसर? ये खपच्चियों का प्रयोग हम काहे करते हैं भाई? खपच्चिया जानते हो ना? अरे जानते हो कि नहीं? जल्दी मैसेज करके बताओ। खपच्चियों का
यूज किस लिए किया जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं हम स्प्लिंटर। क्या बोलते हैं? स्प्लिंटर। डेली आप लोगों की क्लास होगी बच्चों रात को 10 बजे से 10:30 बजे तक डेली क्लासें होगी, और डेली क्लास के अंदर आपको आना है। अगर आपको रियली सिलेक्शन चाहिए ना तो डेली क्लास के अंदर आना है, और जो लिंक आपको शेयर किया है वो अपने दोस्तों के संग भी आपको शेयर करना है। और इम्पोर्टेंट, डेली रेगुलर क्लासेज में आओगे ना तो मेरी गारंटी है, अगर 100 नंबर का पेपर आ रहा है आपका तो 90 नंबर से ऊपर ही लाओगे बच्चों, 90 नंबर से ऊपर ही लाओगे। इतने सटीक कॉन्सेप्ट देकर जाऊंगा, और ज़्यादा बड़ा डिटेल से नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उतना ही याद करवा दूंगा, समझ रहे हो ना। सो खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। अब ये खपच्चियाँ क्या होती है, तो देखिए जी, ऐसा होता है किसी का ये हाथ है, ठीक है ना, इसके अंदर यहाँ पर बोन होती है। अरे होती है ना, सभी हाथ में होती है। ऐसा तो नहीं है कि केवल अपने ये अपने पड़ोसियों के हाथों में कोई हड्डी नहीं है होता है कि नहीं? हाँ, तो ध्यान देना, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, बोन होती है। अब अगर ये बोन यहाँ से टूट गई है तो जनरली हम क्या करते हैं, इस हाथ का ज़्यादा मूवमेंट ना हो इसलिए यहाँ पर एक स्प्लिंटर बांध देते हैं, इस तरीके से। स्प्लिंटर जो क्या करता है, इस हाथ के मूवमेंट को रोकता है। इस हाथ के मूवमेंट को क्या करता है, रोकता है। इसको हम बोलते हैं खपच्चिया या बोलते हैं स्प्लिंटर, ताकि इसमें मूवमेंट ना हो, क्योंकि मूवमेंट होगा तो घाव कैसे भरेगा। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे बहुत बार चोट लग जाती है, हल्की सी उसके ऊपर परत आती है, फिर हम क्या करते हैं, उसको खुजा लेते हैं, फिर थोड़ा सा समय रुकते हैं, 1 दिन निकला, 1.5 दिन निकला, फिर उसके ऊपर स्कार टिश्यू आए, ब्लैक टिश्यू बने, फिर हमने क्या कर लिया, फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, होता है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो जहाँ चोट लगी होती है उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी आए दिन उसका कहीं ना कहीं चोट लग ही जाती है, होता है, भयानक दर्द होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, स्प्लिंटर मतलब खपच्चिया, इनका यूज किया जाता है हड्डी को हिलने डुलने से रोकने के लिए, टूटी हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए। राइट आंसर जाएगा अपने स्थान पर रोकने के लिए। अरे किसके लिए? अपने स्थान पर हड्डी को एक जगह स्टेबल बनाने के लिए, या फिर नॉन मूवेबल बनाने के लिए। नॉन मूवेबल मतलब बॉडी के ऑर्गन है, पार्ट है, ये पार्ट है ना ऑर्गन, हाथ और पार्ट पार्ट बोल सकते हो। इस पार्ट का मूवमेंट, अगर यहाँ पर इंजरी है तो इसके मूवमेंट को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, खपच्चियों का यूज करते हैं। चोट को ढकने के लिए आप बैंडेज का यूज करोगे, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आप टांके लगाओगे, सूचरिंग का यूज करोगे, और रोगी को सीधा रखने के लिए आप बोल भी तो सकते हो, अगर अनकॉन्शियस हो तो आप ही कर सकते हो, है क्या नहीं? खपच्चियों का यूज तो नहीं करेंगे। अगला पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। बोन को सपोर्ट के, हाँ बोन को सपोर्ट देने के लिए, हिमांशी बेहतरीन बच्चा। एक प्राथमिक चिकित्सक होना चाहिए, बताओ एक प्राथमिक चिकित्सक कैसा होना चाहिए? पहला लिखा है स्वास्थ्य एवं मजबूत हृदय वाला होना चाहिए, कि जिसका हार्ट है वो मजबूत हो। दूसरा, चतुर और दक्ष होना चाहिए। चतुर का मतलब क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, और दक्ष का मतलब अपने क्राइटेरिया, अपने फंक्शन में बेहतरीन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आत्मविश्वासी होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्टेड, और कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी, आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे में, और उपरोक्त सभी गुण होने चाहिए। तो भाई ये सारे गुण लगते हैं जो होने चाहिए, है ना। आपके अंदर भी तो होने चाहिए ना ऐसे सारे गुण, कि आप स्वास्थ्य और मजबूत हृदय वाले होने चाहिए। पता चले ब्लड देख लो और चक्कर आना स्टार्ट हो जाए, गिर जाए, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, चतुर और दक्ष होने चाहिए। तो आप लोगों से बेहतरीन चतुर हो ही कौन सकता है, और आप लोगों से दक्ष जो आप अपने काम के अंदर है उससे बेहतरीन कौन हो सकता है, समझ रहे ना। सो टोटल मिलाकर ये भी होना चाहिए और आत्मविश्वासी भी होना चाहिए। अगला देखो, प्राथमिक सहायता का सर्वोत्तम नियम है। प्राथमिक सहायता का सर्वोत्तम नियम क्या होता है, जल्दी बताइएगा। प्राथमिक सहायता का सर्वोत्तम नियम क्या होता है? लिखा है रोग या चोट का तुरंत निवारण करना। दूसरा लिखा है कृत्रिम श्वास देना।
तीसरा लिखा है रोगी को अस्पताल ले जाना, और चौथा लिखा है रोगी को उसके घर पहुंचाना। राइट आंसर। इसको जवाब दे दिया तो समझ जाएंगे बच्चों आपके अंदर स्किल तो है। अरे स्किल तो सभी में होता है, स्किल तो है आपके अंदर। जल्दी से जवाब देकर बताओ बच्चों क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रीति प्रजापति, बेहतरीन बेटा। वेल मानसी, बहुत बढ़िया, जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा, ध्यान देना। लिखा प्राथमिक सहायता का सर्वोत्तम नियम है। प्राथमिक सहायता का सर्वोत्तम नियम क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट। रोग या चोट का तुरंत निवारण। दूसरा कृत्रिम श्वास देना। कृत्रिम श्वास देना का मतलब जब सीपीआर देते हैं ना तब हम सांस भी देते हैं पेशेंट को, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कृत्रिम श्वास देना। इसके अलावा रोगी को अस्पताल ले जाना, रोगी को उसके घर पहुंचाना। भाई बीमार है, बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, बंदे को कंडीशन डेंजरस है, पैर लटक रहे हैं डेथ की तरफ, तो जनरली उसको कहाँ ले जाएंगे, हॉस्पिटल की तरफ। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पर रोगी को अस्पताल की ओर ले जाना, यही इसका प्राथमिक सर्वोत्तम नियम है। फर्स्ट पूछ ले, फर्स्ट टारगेट क्या है। फर्स्ट एड हमने क्यों दिया, पेशेंट की डेंजरस कंडीशन से बचाने के लिए। अच्छा, जो पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने में समय लगता है वो सेफ जोन तक रहे, पेशेंट उस समय तक सेफ रहे, इसलिए हमने फर्स्ट एड दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी सही है, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, सी करेंगे, रोगी को अस्पताल ले जाना। क्या, रोगी का अस्पताल ले जाना। कृत्रिम श्वास नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पर कृत्रिम श्वास इसलिए नहीं करेंगे कि पेशेंट की कंडीशन है, और यहाँ पर आपको सर्वोत्तम नियम पूछा। नियम तो एक ही है, पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना है और वहाँ तक जाने से पहले पेशेंट की डेथ ना हो जाए, इसलिए आप अपने लेवल पर कुछ ऐसा करो कि पेशेंट सेफ हॉस्पिटल पहुँच जाए, उसके बाद पेशेंट 100% सेफ है क्या नहीं। तो भाई मेन टारगेट तो यही है, हॉस्पिटल ले जाना। बाद में आप उसको कृत्रिम श्वास देते हो, चोट का तुरंत निवारण करते हो, और रोगी को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हो, ये सब ठीक है ना। अगला, एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, लिखा है एक प्राथमिक चिकित्सक का, जो फर्स्ट एड देने वाला डॉक्टर है। अब देखो डॉक्टर भी देते हैं। अच्छा, डॉक्टर अगर फर्स्ट एड दे रहा है, क्वेश्चन बन गया कहां पर दोगे, तो पीएचसी पर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर। कहां पर देंगे, सब सेंटर पर। सब सेंटर पर डॉक्टर नहीं होता, नर्सेज होते हैं। पर फर्स्ट एड अगर डॉक्टर दे रहा है तो डॉक्टर कहां से देगा, पीएचसी पर। अगर हैंडल कर पाया तो ठीक है, पेशेंट को नहीं कर पाया तो पीएचसी से ये पेशेंट को कहां भेज देगा, सीएचसी, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है ना। और ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट। पहली रेफरल यूनिट कौन सी है, तो याद रखना फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है बच्चों, फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है, सीएचसी होती है। बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट। तो यहां पर प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण है, सबसे अच्छा गुण है दूरदर्शिता। पहले चेक कर ले कहाँ, वहां तक लेकर जाएंगे तो कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं होगी ना जो डेंजरस हो, ठीक है ना। कार्य कुशलता, कि पेशेंट है वो, जो डॉक्टर है वो कार्य में कुशल हो, मतलब पेशेंट की कंडीशन चाहे जो हो, डॉक्टर साहब फर्स्ट एड दे ही देंगे, हर प्रकार का फर्स्ट एड दे देंगे। कार्य कुशलता मतलब उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है। फुर्तीलापन, बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे और पेशेंट को जल्दी से हायर सेंटर भेज देंगे, तो फुर्तीलापन भी होना चाहिए। तो भाई दूरदर्शिता तथा बुद्धि का सचेष्टता, तो यहां पर आपको एक सेलेक्ट करना है। अब सर्वोत्तम गुण क्या होना चाहिए, तो ध्यान देना कार्य कुशलता यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होगी। कार्य कुशलता का जो फर्स्ट एड दे रहा है ना वो परफेक्टली दे दिया है। अब पता चले ब्लड को रोकने के लिए केयर तो दिया, इस पर क्या किया, बैंडेड लगाकर छोड़ दिया और बोल दिया हायर सेंटर ले जाओ, और ब्लड निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा, जब तक हायर सेंटर पहुंचे पेशेंट की डेथ हो गई,
तो क्या ये फर्स्ट एड सही था? नहीं था ना। तो फर्स्ट एड ऐसा देना चाहिए जिससे कि पेशेंट सेफ हायर सेंटर तक पहुंच जाए। और वो कब पॉसिबल है? जब कार्य में कुशलता हो। समझ रहे हो ना? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां जाएगा राइट आंसर बी। अरे क्लास समझ में आई क्या नहीं? अगर क्लास समझ में आई तो अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ में। थैंक यू।